एक नदी, 802 किलोमीटर का सफर, लेकिन 130 साल से ज्यादा लंबी लड़ाई। ये नदी जिंदगी देती है, करोड़ों परिवारों का घर चलाती है, लेकिन हर चुनाव में राजनीति को ऑक्सीजन देती है। 1892 से शुरू हुई ये जंग 130 साल बाद भी सुलझी नहीं। कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलाकर दर्जनों मुख्यमंत्री आए और चले गए। करुणानिधि आए, एमजीआर आए, जयललिता आई, स्टालिन आए, सिद्धरामैया आए। कितने चेहरे बदल गए, लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि ये है कावेरी की जंग। और अब राजनीति के मैदान में एक नया किरदार उतर चुका है, जिसका नाम है थलपति विजय। सिनेमा के पर्दे पर थलपति बनने वाला ये सुपरस्टार क्या असली जिंदगी में भी वो कर पाएगा जो एक सदी से नेता, सरकारें और अदालतें पूरी तरह नहीं कर सकी? क्या विजय कावेरी की कहानी का क्लाइमैक्स लिख पाएंगे, या फिर कावेरी भी उनकी जिंदगी की एक अधूरी फिल्म बनकर रह जाएगी? भारत के दो राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक एक बार फिर से कावेरी जल विवाद के चलते उलझे हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के नए नवेले मुख्यमंत्री थलपति विजय भी इस मुद्दे पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि मॉनसून के दौरान कम बारिश की वजह से कर्नाटक ने पानी छोड़ने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से एक बार फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें थलपति विजय को पीछे करके तमिलनाडु का मुख्य विपक्षी दल डीएमके इस मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है, क्योंकि ये मामला राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर दोनों राज्यों के बीच की लड़ाई बन गया है। एक तरफ कर्नाटक में सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, वहीं तमिलनाडु में भी डीएमके इसी तरह की पहल की मांग कर रही है। हम बात कर रहे हैं कावेरी नदी की, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। एक बार फिर यह विवाद गर्मा गया है। इस बार वजह है कमजोर मॉनसून और जलाशयों में पानी की भारी कमी। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि CWMA ने कर्नाटक को आदेश दिया है कि वो तमिलनाडु के लिए 3500 क्यूसेक पानी छोड़े, लेकिन कर्नाटक का कहना है कि उसके अपने बांधों में यानी उसके डैम्स में पानी की जो आवक सामान्य से करीब 60% कम है, और अभी राज्य में सिंचाई भी शुरू नहीं हो पाई है, इसलिए पानी छोड़ना संभव नहीं है। दूसरी तरफ तमिलनाडु का कहना है कि 3500 क्यूसेक काफी नहीं है। राज्य ने अपनी जरूरत के मुताबिक 9.8 मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ने की मांग की है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु ने कर्नाटक के प्रस्तावित मेकादातु बैलेंसिंग रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट का भी विरोध किया है और प्रधानमंत्री से इसकी मंजूरी रोकने की अपील की है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किसे कितना पानी मिलेगा। असली सवाल यह है कि आखिर हर बार विवाद क्यों होता है? कावेरी नदी पर किसका अधिकार है, और क्या कोई राज्य नदी का मालिक हो सकता है? CWMA आखिर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, और आखिर हर बार मॉनसून कमजोर पड़ते ही कर्नाटक और तमिलनाडु आमने सामने क्यों आ जाते हैं? तो बने रहिए, आज इस पूरे एक्सप्लेनर में आपको पूरी कहानी समझाएंगे बिल्कुल आसान भाषा में, और इस वीडियो में हम बताएंगे कि कावेरी जल विवाद आखिर है क्या। सबसे पहले नदी को समझिए, क्योंकि जब तक नदी नहीं समझेंगे विवाद समझ में नहीं आएगा। कावेरी नदी का जो उद्गम है, जो उसका सोर्स है, कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के तलाकावेरी से होता है। इसके बाद ये कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती हुई तमिलनाडु के पंपुहार के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। करीब 800 किलोमीटर लंबी ये नदी दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में गिनी जाती है। इसका पूरा ड्रेनेज बेसिन लगभग 81,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी जैसे राज्य शामिल हैं। कावेरी की सबसे खास बात यह है कि इसे पेरिनियल रिवर कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम पेरिनियल रिवर बोलते हैं और हिंदी में 12मासी नदी माना जाता है। इसकी ऊपरी घाटी को दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश मिलती है, जबकि निचले हिस्से को उत्तर पूर्व मानसून से पानी मिलता है। इसीलिए साल भर इस नदी में किसी न किसी स्रोत से पानी आता रहता है। इस नदी की कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। इनमें हेमावती है, हरंगी है, शिमशा है, अकारवती है, काबिनी है, भवानी है, अमरावती है और नोयल प्रमुख हैं। इस नदी पर कृष्णराज सागर यानी KRS बांध कर्नाटका में और मेट्टूर बांध तमिलनाडु में बना हुआ है। ये बांध आज पूरे विवाद के केंद्र में रहते हैं, लेकिन कावेरी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये लाखों किसानों की जिंदगी है। कर्नाटक के खेतों की सिंचाई भी इसी से होती है, और तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा की खेती भी इसी पानी पर निर्भर करती है। यही वजह है कि जब पानी कम पड़ता है तब विवाद सिर्फ नदी का नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका का बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ? क्या आजादी के बाद दो राज्यों में झगड़ा शुरू हुआ, या इसकी जड़ें उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है? असल में कावेरी जल विवाद की कहानी आज की नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन के दौरान की है। उस समय दक्षिण भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थी मैसूर रियासत, जिसे आज हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ थी मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें आज का तमिलनाडु शामिल है।
साल 1892 में दोनों के बीच पहला समझौता हुआ। इस समझौते के तहत तय किया गया कि अगर मैसूर राज्य कावेरी नदी या उसकी सहायक नदियों पर कोई नया बांध, नहर या सिंचाई परियोजना बनाना चाहता है तो उसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी से अनुमति लेनी होगी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ खेती बढ़ गई, आबादी बढ़ गई और पानी की जरूरत बढ़ गई। ऐसे में पहला समझौता पर्याप्त नहीं हुआ। फिर आया साल 1924। दोनों पक्षों के बीच एक नया समझौता हुआ जिसकी ड्यूरेशन 50 साल तय की गई। इसी समझौते के तहत मैसूर को कृष्णराज सागर बांध बनाने की अनुमति मिली, जबकि मद्रास प्रेसिडेंसी को मेट्टूर डैम बनाने की मंजूरी मिली। अगले कई दशकों तक इसी समझौते के आधार पर कावेरी का पानी बांटा जाता रहा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जो साल था 1974, क्योंकि 1924 वाला समझौता 50 साल पूरा कर लिया था, जो खत्म होने वाला था, और यहीं से दोनों राज्य की सोच अलग हो गई। कर्नाटक का कहना था कि वो पुराने ब्रिटिश दौर के समझौते से बंधा नहीं है, और राज्य का तर्क था कि आज उसकी आबादी, उसकी खेती, उसके पीने के पानी की जरूरतें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वहीं तमिलनाडु का कहना था कि उसकी खेती दशकों से कावेरी के पानी पर निर्भर है। अगर उसका अपना राज्य ऊपर का पानी रोक लेता है, नहीं देगा, तो नीचे के लाखों किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी। यहीं से शुरू हुआ आधुनिक भारत का सबसे लंबा नदी का जल विवाद। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि दोनों राज्य अदालत पहुंच गए, विरोध प्रदर्शन होने लगे और आखिरकार केंद्र सरकार को बीच में आना ही पड़ा। यानी आज जो विवाद हम देख रहे हैं उसकी नींव करीब 130 साल पहले रखी गई थी। आज तक विवाद दो राज्यों के बीच था, लेकिन जब बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला तो मामला अदालत तक पहुंच गया। साल 1986 में तमिलनाडु ने केंद्र सरकार से मांग की कि इस विवाद को कानूनी तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। इसके बाद ये मामला अनुच्छेद 262 और इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत आगे बढ़ गया। फिर 1990 में केंद्र सरकार ने कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया, जिसे अंग्रेजी में CWDT कहा जाता है। उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इस ट्रिब्यूनल का काम था दोनों राज्यों के दावों, बारिश के आंकड़ों, खेती, आबादी, सिंचाई और नदी के प्रवाह का रिसर्च करके ये तय करना कि किस राज्य को कितना पानी मिलना चाहिए। लेकिन फैसला आने में कुछ महीने नहीं लगे, बल्कि 17 साल लग गए। इस दौरान कई अंतरिम आदेश आए। सबसे चर्चित आदेश 1991 का था, जब ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए हर साल 205 TMC 1000 मीटर क्यूबिक पानी छोड़ने का निर्देश दिया। कर्नाटक में इसका जबरदस्त विरोध हुआ, कई जगह प्रदर्शन हुए, कई जगहों पर हिंसा भी देखने को मिली। लेकिन आखिरकार साल 2007 में ट्रिब्यूनल ने अपना आखिरी फैसला सुनाया और ट्रिब्यूनल ने कावेरी के 740 TMC पानी का बंटवारा किया। TMC में आपको बता दूं 1000 मीटर क्यूबिक, जिसमें तमिलनाडु को 419 यानी 419 TMC, कर्नाटक को 270, केरला को 30 और पुडुचेरी को 7,000 मीटर क्यूबिक पानी मिलने का ये वहां पर रखा गया। 14,000 मीटर क्यूबिक पानी को पर्यावरण संरक्षण और अन्य जरूरतों के लिए रखा गया। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। दोनों राज्यों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। करीब 11 साल तक सुनवाई चली और फिर आया 2018 का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतर्राज्यीय नदियां किसी भी एक राज्य की संपत्ति नहीं होती हैं, वो राष्ट्रीय संपत्ति हैं और उन पर सभी राज्यों का समान अधिकार है। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले में थोड़ा बदलाव किया। बैंगलोर की बढ़ती आबादी और पीने के पानी की जरूरत को देखते हुए कर्नाटक को 14.75 TMC अतिरिक्त पानी दिया गया। इसके बाद नया बंटवारा इस तरीके से हुआ कि कर्नाटक को 284.75 1000 मीटर क्यूबिक पानी मिला, तमिलनाडु को 404.25 TMC और बाकी राज्यों का हिस्सा लगभग पहले जैसा ही रखा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पानी का बंटवारा नहीं किया, बल्कि एक ऐसी स्थायी सिस्टम बनाने का भी आदेश दे दिया जो हर साल इस फैसले को लागू कराए। और यहीं से कहानी में दो नए नाम सामने आ गए, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे हम CWMA, और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, जिसे हम CWRC कहते हैं, जो आज आपको विवादों में, खबरों में दिख रही है। उसके केंद्र में यही दोनों संस्थाएं हैं। अब सवाल है कि आखिर ये दोनों संस्थाएं हैं क्या, इनका काम कितना है, इनकी ताकत क्या है और ये तय कैसे करते हैं कि किस राज्य को कितना पानी मिलेगा। तो अब तक आपने समझ लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने पानी का बंटवारा तय कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि फैसला सुनाना एक बात है और हर साल उसे लागू कराना दूसरी बात है, क्योंकि नदी का पानी कोई बैंक अकाउंट नहीं है जैसे हर साल एक जैसी रकम उसमें डाली जाए और कभी कोई निकाल ले। कभी मानसून अच्छा होता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बांध भर जाते हैं, तो कभी उनमें आधा भी पानी नहीं होता। ऐसे में हर साल ये कौन तय करेगा कि किस राज्य को कितना पानी मिलेगा? इसी सवाल का जवाब है CWMA, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम 2018 के तहत कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी का गठन किया। इसे आप कावेरी नदी का रेफरी भी कह सकते हैं।
CWMA का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसमें केंद्र सरकार के अधिकारी, जल संसाधन विशेषज्ञ, कृषि विशेषज्ञ और कावेरी बेसिन के चारों राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अब समझिए कि इसका काम क्या है। CWMA खुद रोज जाकर बांध नहीं देखता, इसके लिए इसके अधीन कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी यानी ये कमेटी काम करती है, जिसका नियमित रूप से कावेरी बेसिन के बड़े बांधों में कितना पानी है, कितनी बारिश हुई है, कितना पानी की आवक है, कितना पानी छोड़ा गया है और आगे कितनी जरूरत पड़ेगी, इन सभी आंकड़ों की निगरानी करता है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर CWRC अपनी सिफारिश CWMA को भेजता है और फिर CWMA तय करता है कि कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए कितना पानी छोड़ना होगा और कब छोड़ना होगा। और अगर बारिश कम हुई तो दोनों राज्यों के बीच पानी की कमी को किस तरीके से साझा किया जाएगा। इसे ही डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला कहा जाता है, यानी जब मॉनसून सामान्य होता है तब पानी का बंटवारा तय फॉर्मूले के मुताबिक होता है, लेकिन जब बारिश कम होती है तब CWMA को यह तय करना पड़ता है कि उपलब्ध पानी का जुडिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, यानी न्याय संगत हो। यहीं से शुरू होता है हर साल का नया विवाद, क्योंकि जिस फैसले को CWMA तकनीकी आधार पर उचित मानती है वही फैसले कई बार कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों को मंजूर नहीं होते, और इस बार भी बिल्कुल यही हुआ है। हर साल जून से सितंबर के बीच दक्षिण भारत में साउथ वेस्ट मानसून आता है। इसी मानसून के पानी से कर्नाटक के बड़े जलाशय भरते हैं और बाद में वहीं से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ा जाता है। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। बारिश सामान्य से बिल्कुल कम हुई है। नतीजा यह है कि कर्नाटक के प्रमुख जलाशयों में पानी की आवक लगभग 60% से भी कम है, यानी जितना पानी हर साल आता है उसका केवल करीब 40% ही इस बार जलाशयों तक पहुंच पाया है। और इसी स्थिति को देखते हुए कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने मौजूदा स्टोरेज से बारिश और भविष्य की जरूरतों का एक आकलन कर लिया और सिफारिश की कि फिलहाल कर्नाटक तमिलनाडु के लिए 3500 क्यूसेक पानी ही छोड़े, जिसके बाद CWMA इस सिफारिश को मंजूरी दे दिया था। लेकिन यहीं से विवाद फिर शुरू हो गया है। कर्नाटक ने इस आदेश का विरोध करते हुए फिर कहा कि राज्य में अभी तक सिंचाई का मौसम ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, किसानों को खुद पानी की जरूरत है, जलाशयों में पर्याप्त भंडारण नहीं है और सबसे बड़ी प्राथमिकता बैंगलोर समेत कई शहरों के लिए पीने के पानी की जरूरत को है। दूसरी तरफ तमिलनाडु का कहना है कि 3500 क्यूसेक पानी उसकी जरूरत के मुकाबले बहुत कम है और राज्य ने मांग की है कि उसे करीब 9.8 TMC पानी उपलब्ध कराया जाए ताकि कावेरी डेल्टा में कुरुवई धान की जो फसल है उसे बचाया जा सके। यानी दोनों राज्य की दलीलें अलग अलग हैं। कर्नाटक कहता है कि जब हमारे पास ही पानी कम है तो हम ज्यादा पानी कैसे छोड़ दें, और तमिलनाडु कहता है कि अगर समय पर पानी नहीं मिला तो लाखों किसानों की जो फसल है वो बर्बाद जाएगी। इसी वजह से हर बार कमजोर मानसून आने पर कावेरी विवाद और ज्यादा गंभीर हो जाता है। लेकिन इस बार विवाद सिर्फ पानी छोड़ने तक सीमित नहीं है। एक और मुद्दा है जिसने दोनों राज्यों के रिश्तों में नई तल्खी पैदा कर दी है, मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वायर प्रोजेक्ट। तमिलनाडु इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहा है और प्रधानमंत्री से इसकी मंजूरी रोकने की मांग की गई है। सबसे पहले समझिए कि ये प्रोजेक्ट है क्या। मेकेदातु कर्नाटक के रामनगर जिले में कावेरी नदी पर स्थित एक जगह है जहां पर कर्नाटक सरकार एक बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाना चाहती है। सरकार का कहना है कि ये कोई नया जल बंटवारा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पानी को स्टोर करने वाला एक जलाशय है। कर्नाटक का कहना है कि मानसून के दौरान जब नदी में एडिशनल पानी यानी अतिरिक्त पानी आता है तो उसका बड़ा हिस्सा सीधे समुद्र में चला जाता है। अगर ये जलाशय बन गया, रिजर्वायर बन गया, तो इस अतिरिक्त पानी को रोका जा सकेगा। सरकार का यह भी कहना है कि इस परियोजना से बेंगलुरु और आसपास के शहरों को लंबे समय तक पीने का जो पानी है वो उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर जल प्रवाह को रोकने के लिए बेहतर तरीके से नियंत्रण में लाया जा सकेगा। लेकिन तमिलनाडु इस दलील से बिल्कुल सहमत नहीं है। तमिलनाडु का कहना है कि अगर कर्नाटक को कावेरी के ऊपरी हिस्से में एक और बड़ा रिजर्वायर बनाने की अनुमति मिल गई तो वो भविष्य में ज्यादा पानी रोक सकेगा और इसका सीधा असर नीचे बहने वाले पानी पर पड़ेगा। और सबसे ज्यादा असर नुकसान उन कावेरी डेल्टा के किसानों का होगा जिनकी खेती पूरी तरीके से इस नदी पर निर्भर है। तो तमिलनाडु का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय जल बंटवारे की जो व्यवस्था है वो प्रभावित हो सकती है। इसीलिए राज्य लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहा है कि जब तक सभी राज्यों की सहमति और वैधानिक मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक इस परियोजना को अनुमति ना दी जाए। यानी कर्नाटक कहता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ पानी के बेहतर प्रबंधन और पेयजल सुरक्षा के लिए है। तमिलनाडु कहता है कि इससे भविष्य में उनके हिस्से का पानी प्रभावित हो सकता है और यही वजह है कि हर बार जब मेकेदातु प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो कावेरी विवाद और तेज हो जाता है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी लड़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान आखिर किसे होगा? नेताओं को, सरकारों को या आम लोगों को? इस विवाद का सबसे बड़ा असर पड़ता है आम लोगों पर, खासकर उन किसानों पर जिनकी पूरी खेती कावेरी के पानी पर निर्भर है। कर्नाटक में किसान चाहते हैं कि पहले उनके खेतों और शहरों के लिए पानी सुरक्षित रहे, वहीं तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा के लाखों किसान समय पर पानी मिलने का इंतजार करते हैं ताकि कुरुवई और सांबा जैसी धान की फसलें बच सकें।
जब पानी समय पर नहीं पहुंचता तो सिर्फ फसल नहीं, पूरे साल की आमदनी दांव पर लग जाती है। और यही कारण है कि ये विवाद सिर्फ वाटर शेयरिंग का नहीं बल्कि फूड सिक्योरिटी का, लाइवलीहुड का और फेडरलिज्म का एक मुद्दा बन जाता है। लेकिन क्या इसका कोई स्थायी समाधान है? विशेषज्ञ मानते हैं कि समाधान सिर्फ अदालत के आदेशों से नहीं निकलेगा। सबसे पहले जरूरत है चारों राज्यों, जिसमें शामिल है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, उनको पानी को राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय वैज्ञानिक तरीके से साझा करना होगा। दूसरा है जल संरक्षण और वर्षा। जल संचयन को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि अगर हर साल मानसून पर ही पूरी व्यवस्था निर्भर रहेगी तो हर सूखे साल में ये विवाद दोबारा खड़ा हो जाएगा। तीसरा है खेती में कम पानी वाले फसलें, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, ताकि उपलब्ध पानी का बेहतर उपयोग किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के फैसले में साफ कहा था कि इंटरस्टेट नदियां किसी एक राज्य की संपत्ति नहीं है, वो राष्ट्रीय संसाधन है। उनका उपयोग न्याय संगत, संतुलित और संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। यानी कर्नाटक की जरूरतें वास्तविक हैं, तमिलनाडु की चिंताएं वाजिब हैं, लेकिन जब बारिश कम होती है तब सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि सीमित पानी को न्याय संगत तरीके से कैसे बांटा जाए। और शायद यही वजह है कि 130 साल बाद भी कावेरी का विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है। और जब तक मानसून पर निर्भरता, पानी की बढ़ती मांग और राज्यों के बीच भरोसे की कमी बनी रहेगी, तब तक हर सूखे साल में कावेरी एक बार फिर से सिर्फ नदी नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी जल राजनीतिक बहस बनकर सामने आती रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या कावेरी विवाद का समाधान सिर्फ कोर्ट के आदेशों से निकल सकता है, या फिर राज्यों को मिलकर पानी के प्रबंधन का एक नया मॉडल तैयार करना होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। फिलहाल आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन, कैमरे के पीछे मेरे साथ है विमल जी। ऐसे ही अमेजिंग खबरों के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क।